हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। चैप्टर 4 में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ज्योमेट्री क्या है और किस तरह से हम लाइंस बना सकते हैं, लाइन सेगमेंट्स बना सकते हैं, रेज बना सकते हैं। और वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ा भी था रिगार्डिंग पॉलीगन्स एंड कर्व्स। तो इन चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। और चैप्टर नंबर 5 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखने वाले हैं दैट इज नोन एज मेजरमेंट। मान लीजिए मैंने आपको दो लाइन सेगमेंट्स दिए ए बी एंड सी डी। मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि इन दोनों लाइंस में कौन सी लाइन लंबी है, लंबी का मतलब इंग्लिश में हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, लेंथ पूछ रहे हैं। तो लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना पड़ेगा कि है क्या। किसी भी लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं और मेजरमेंट करने पर हमको एक यूनिक नंबर मिलता है जिसको हम बोलते हैं लेंथ। तो अगर मैंने आपसे पूछा ए बी एंड सी डी इन दोनों में से किसका लेंथ ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यू कैन यूज कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन और आप बोल सकते हो कि ए बी ऑब्वियसली इज लॉन्गर देन सी डी, यानी कि ए बी की लेंथ जो है वो सी डी से ज़्यादा है। अब मान लीजिए मैंने आपको ये दोनों लाइन सेगमेंट्स दिखाए, तो इसमें से अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि कौन सी लाइन लंबी है और कौन सी छोटी, आप मुझे कैसे बताओगे, क्योंकि दोनों लाइंस तो एक जैसे ही दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर मैंने ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपको दिखाए ए बी और पी क्यू, और अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए तो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स में कौन सी लाइन लंबी है और कौन सी छोटी, तो इसको आप सिंपल कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन से नहीं बता पाओगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, यहाँ पे ए बी और पी क्यू जो है दोनों सेम लेंथ के हैं, मगर क्या आपको देखने से वैसा लग रहा है? तो इसलिए इन लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करने के लिए मेजर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं द सेकेंड प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, दैट इज कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। मैंने आपको दो लाइन सेगमेंट्स दिए ए बी और सी डी। मान लीजिए ए बी बनी हुई है एक पर्टिकुलर पेपर पे और सी डी बनी हुई है दूसरे पेपर पे। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में आपको सिंपल क्या करना है कि एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर रख दीजिए। दोनों पेपर ऐसे आपको रखना है कि एक लाइन सेगमेंट के ऊपर दूसरी लाइन सेगमेंट आ जाए, तो वहां से आपको इजीली कंपैरिजन मिल जाएगा कि कौन सी लाइन लंबी है। प्रॉब्लम यह है कि इस तरह का जो प्रोसेस है या ट्रेसिंग का जो प्रोसेस है हर लाइंस में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो हमको एक कॉन्क्रीट प्रोसीजर चाहिए कंपैरिजन का। तो वो कॉन्क्रीट प्रोसीजर क्या है, दैट इज द थर्ड वन, कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर। अब देख लीजिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक रूलर भी होता है, एक डिवाइडर भी होता है। रूलर को आप ध्यान से देखोगे तो जनरली उसमें 15 पार्ट्स बने होते हैं और हर एक पार्ट का जो लेंथ होता है दैट इज 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर जो है वो वापस से 10 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और हर एक सब पार्ट की जो लेंथ होती है दैट इज 1 मिलीमीटर। आपको ऑलरेडी पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि 2 सेंटीमीटर कितना होता है, तो आप मुझे कैसे बताओगे, सिंपल 2 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर। ठीक उसी तरह से अगर मैंने आपसे पूछा 3 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर होता है, आप कैसे निकालोगे, आप सिंपल 3 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से अगर मैंने आपसे पूछा 7.7 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है, तो आप क्या करोगे, 7.7 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 77 मिलीमीटर। ऐसा आप मुझे बताओगे। तो हम रूलर के जरिए एज वेल एज डिवाइडर के जरिए लाइन सेगमेंट्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आप कैसे मेजर करोगे देख लीजिए इस पर्टिकुलर डायग्राम पे। आपको मेजर करनी है लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ। तो रूलर का जो जीरो है उसको आप ए के ऊपर प्लेस कीजिए और देखिए कि बी कहाँ तक आता है। तो ए और बी का जो डिस्टेंस है या लेंथ जो है वो आपके रूलर में जो डिस्टेंस बता रहा है वही वाली है। जैसे यहाँ पे आपकी लेंथ निकल रही है 5.8 सेंटीमीटर, तो आप सिंपल बोलो ए बी इज इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर, तो आपका ए बी का लेंथ निकल के आ गया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, रूलर यूज करते समय दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है थिकनेस ऑफ द रूलर, कभी कभार कुछ कुछ रूलर बहुत थिक होते हैं तो रीडिंग्स पढ़ने में हमको तकलीफ होती है, या फिर कभी कभार पोजीशनिंग एरर होता है। मान लीजिए ये जो डायग्राम है इसमें आपको बताया गया है कि आपको जो अपनी आंख है वो डायरेक्टली 0 पॉइंट के ऊपर या जहां तक आप मेजर कर रहे हो उस पॉइंट के ऊपर आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपने किसी भी तरह से आंख को
इधर या उधर यानी कि करेक्ट पोजीशन के आजू बाजू रख दिया तो आप गलत रीडिंग पढ़ने वाले हो। तो ये एक होता है पोजीशनिंग एरर। तो कभी कभार पोजीशनिंग एरर या फिर ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द रूलर हमारा जो मेजरमेंट है वो गलत निकल जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सोल्यूशन है डिवाइडर। तो अब देखिए, मैंने ए बी लाइन सेगमेंट को मेजर करना चाहा है डिवाइडर के साथ। तो ए पे हमने डिवाइडर का एक कोना रखा और उसको तब तक खोला जब तक दूसरा कोना बी तक ना आ जाए। तो जहां तक ये डिवाइडर खुला है, अब उस डिवाइडर को आप लगाइए स्केल पर, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि लेंथ कितनी है। तो ये एक बेटर प्रोसीजर है मेजरमेंट करने के लिए किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ को। क्लियर? तो अब चले आते हैं पेज 61 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट्स बाय मियर ऑब्जर्वेशन? तो अभी हमने बोला कि इफ यू वांट टू कंपेयर लाइंस बाय मियर ऑब्जर्वेशन, इट इज इजी टू डू दैट provided the length of the line segments have a huge difference. If the line segments are almost of the same length, एक बराबर लेंथ के अगर होते हैं या करीब करीब लेंथ के अगर होते हैं, तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप लेंथ्स को कंपेयर नहीं कर पाओगे। Question number 2 is, why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? तो हमने अभी बोला कि रूलर का जो थिकनेस है दैट मे अफेक्ट योर ऑब्जर्वेशन या फिर योर पोजिशनिंग ऑफ आई ओवर द ऑब्जर्वेशनल मार्क ऑन द रूलर कैन ऑल्सो अफेक्ट द मेजरमेंट। तो बेहतर है डिवाइडर को यूज करना रूलर के साथ, तो इससे आपका मेजरमेंट में गलती या एरर होने के चांसेस जो है वो काफी डिक्रीज हो जाती हैं। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, take any point C lying between A and B, measure the lengths of AB and BC and AC, is AB is equals to AC plus CB। तो देखिए, मैंने आपके लिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है AB, C को मैंने यहाँ पे मार्क किया जो करीबन करीबन A और B के बीचों बीच लगता है। अब आप AB की टोटल लेंथ निकालिए, BC की टोटल लेंथ निकालिए और AC की टोटल लेंथ निकालिए। तो मैंने निकाल के यहाँ पे दिखा दिया है। अब देखिए, मुझे देखना है AC प्लस CB का एडिशन कितना होता है। तो मैंने AC और CB को ऐड किया, एग्जैक्टली जो वैल्यू मेरे आउटपुट में आया वो मिल जाता है AB के साथ। तो हम बोल ही सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AC प्लस CB। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू? तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, उसका नाम है ए सी, जो टोटल 8 सेंटीमीटर का है। क्यों मैंने ए सी को ड्रॉ किया? क्योंकि तीनों मेजरमेंट्स में ये सबसे लंबा है। अब हम ए बी मार्क करते हैं, तो ए बी जो है मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो ए से हम 5 सेंटीमीटर दूर आते हैं इस लाइन पर, वहां पे हम लोग मार्क करते हैं बी। बी सी का लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो हम थोड़ा सा आगे आते हैं, वहां पे मार्क कर देते हैं ये 3 सेंटीमीटर। अब हमसे ये पूछा है कि इन तीनों लाइन सेगमेंट्स में ए बी, बी सी और ए सी कौन सा लाइन सेगमेंट है जो दो लाइन सेगमेंट्स के बीच में आ सकता है? तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे दिख ही रहा है, दैट इज बी सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले आते हैं। वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी लाइन सेगमेंट। तो यहां पे आपको एजी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, आप सिंपल ए से डी का डिस्टेंस निकालिए। तो कितना आता है ए से डी का डिस्टेंस? 4 - 1 विच इज इक्वल्स टू 3। अब आप डी से लेकर जी का लेंथ निकालिए, तो कितना आता है ये लेंथ? 7 - 4 विच इज अगेन 3 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पे देख लीजिए, ए से डी का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू D से G का डिस्टेंस, यानी कि D इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AG। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, where ABCD lie on a straight line, say YAB is equals to C। तो मैंने एक लाइन लिया, उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स मार्क करे, एक है A एक है D। मान लेते हैं कि A और D का जो डिस्टेंस है दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब हमको B और C मार्क करना है, तो B और C अगर हम मार्क करेंगे तो हमारी पूरी जो लाइन है कितने पार्ट्स में टूटेगी? ऑब्वियसली 3 पार्ट्स में टूटेगी, क्योंकि हम 4 पॉइंट मार्क करने वाले हैं उस लाइन पर। तो हर एक जो पॉइंट है उसके साथ उसके अगले पॉइंट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए?
12 सेंटीमीटर बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यानी कि हम जब ए से मार्क करना शुरू करेंगे तो ए सी जो लाइन सेगमेंट का पार्ट है उसके बीचों बीच बी आना चाहिए, यानी कि ए बी का लेंथ होना चाहिए कितना, 4 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, तो सी डी का लेंथ कितना बचेगा, वो भी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ए बी कितना निकला 4 सेंटीमीटर, आपका सी डी कितना निकला 4 सेंटीमीटर, यानी कि दिस इज प्रूव्ड दैट ए बी बिकम्स इक्वल्स टू सी डी। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। Check in each case if the sum of the lengths of any two sides is always less than the third side. तो यहाँ पे आपको 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने के लिए बोला है। एंड व्हाट आर ट्राइंगल्स? ट्राइंगल्स आर क्लोज शेप्स विच आर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। तो 5 ट्राइंगल्स आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है, आप ड्रॉ कर लीजिए। मैं आपके लिए फिलहाल एक ट्राइंगल ड्रॉ करके इस कॉन्सेप्ट को जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको समझा देता हूं। तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। इस ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल में देखिए 3 लाइन सेगमेंट्स या 3 साइड्स हैं। हमेशा याद रखिए ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड के लेंथ का एडिशन जो है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। दैट इज अ प्रूव्ड लॉ, ये एक प्रूव किया हुआ लॉ है, तो हमेशा ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे एंगल्स की। जब 2 लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके बीच में एक एंगल तैयार होता है। पहले ये वाली पिक्चर को देख लीजिए। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है जो पॉइंट कर रही है नॉर्थ की तरफ। तो मान लीजिए आप नॉर्थ की तरफ अपना फेस करके खड़े हो। अगर मैंने आपको बोला कि आप ईस्ट की तरफ मुड़ जाओ, तो आपको आराम से पता है कि ईस्ट जो होता है नॉर्थ के इस तरफ होता है। तो जैसे ही आप ईस्ट की तरफ मूव करते हो तो आप कैसे मूव कर रहे हो? क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। तो जिस मोमेंट पे आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो, आपने क्लॉकवाइज मूव किया नॉर्थ से, और आपने कितना एंगल मूव किया? उस एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, जिसको हम लोग लिखते हैं एज 90 डिग्री। जिस तरह से हम लाइन को मेजरमेंट करते हैं और उसके साथ एक यूनिट लगाते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कभी कभार लाइन अगर बहुत बड़ी हुई तो किलोमीटर, ठीक उसी तरह से जब हम एंगल्स को मेजर करते हैं तो उसका यूनिट होता है डिग्री। तो यहाँ पे हमने राइट एंगल मूव किया नॉर्थ से ईस्ट की तरफ क्लॉकवाइज, और हमने कितना एंगल कवर किया, कितनी डिग्री ऑफ एंगल कवर की? 90 डिग्री। अब वापस आप ईस्ट से क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर जाइए, तो आप किस तरफ फेस करोगे? साउथ को फेस करोगे। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि नॉर्थ से साउथ तक आते आपने कितने 90 डिग्रीज कवर किए, तो आपने 2 90 डिग्रीज कवर किए। तो 2 90 डिग्रीज को ऐड कीजिए, सो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री। ये जो 180 डिग्री का एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। यानी कि अगर मैंने आपको बोला जब आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हो, क्लॉकवाइज आप 180 डिग्री या फिर क्लॉकवाइज आप स्ट्रेट एंगल में मूव कर जाओ, तो आप क्लॉकवाइज स्ट्रेट एंगल में मूव करके किस तरफ फेस करोगे? यू विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब हमेशा हमारे लाइफ में जो एंगल्स बनते हैं वो सीधा सीधी राइट एंगल्स या स्ट्रेट एंगल्स नहीं होते। तो चलिए देख लेते हैं बाकी कौन कौन से एंगल्स पॉसिबल हैं। तो ये एक पिक्चर आपके सामने है। यहाँ पे एक लैडर जो है, एक सीढ़ी जो है, वो एक दीवार पे टिकाई हुई है। यहाँ पे जो 2 एंगल्स बने हुए हैं, ये एंगल्स देखिए जरा, दीज आर नॉट राइट एंगल्स। जबकि ये वाला एंगल जो है दिस इज राइट एंगल। मगर यहाँ पे जो 2 एंगल्स बन रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल्स नहीं है बल्कि राइट एंगल से छोटे हैं। तो एनी एंगल विच इज लेस देन द राइट एंगल दैट इज नोन एज एन एक्यूट एंगल। अब ये वाली पिक्चर देखिए, यहाँ पे घर की छत दी हुई है और छत के दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा है, बट ये एंगल 180 डिग्री से कम। यानी कि राइट एंगल से एंगल का मेजरमेंट ज्यादा है, जबकि स्ट्रेट एंगल से उसका मेजरमेंट कम है। इस तरह के एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल।
और साथ में ये वाली फिगर भी देख लीजिए, यहाँ पे आवर और मिनट के हैंड के बीच में ये वाली जो गिवन एंगल है, इस एंगल को बहुत ध्यान से देखिए। ये एंगल जो है ये 180 डिग्री से काफी ज्यादा है। इस तरह के एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि जब 90 डिग्री का एंगल बनता है बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड, तो वो एक घड़ी की या फिर वो एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है। जब एक सर्कल का हाफ हिस्सा हम कवर करते हैं तो मिनट और आवर हैंड के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्री। इस वाली पिक्चर में आप देख रहे हो कि जो एंगल बना है दैट इज 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज 270 डिग्री। और ये कितना पोर्शन कवर हुआ है पूरे सर्कल का या पूरे घड़ी की, दैट इज 3/4 पोर्शन। अब अगर एक क्लॉक में या फिर एक सर्कल में अगर हम जानना चाहते हैं कि पूरा एंगल कितना होता है, तो पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के साथ हम चले जाते हैं पेज नंबर 64 पे, जहां पे है एक्सरसाइज 5.2। What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? यानी कि अगर 3 बजे का टाइम है और 3 बजे के टाइम से अगर 9 बजे का टाइम हो गया, तो जो आवर हैंड है, आवर हैंड क्लॉक में कितना मूव करेगा क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक हैंड। तो घड़ी की सुइयां जिस तरफ घूमती है उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं और उसके रिवर्स साइड को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 3 बजे घड़ी इस तरह से आपको नजर आएगी, 9 बजे घड़ी इस तरह से आपको नजर आएगी। तो यहां पे आप देखिए आवर का जो हैंड है कितना मूव किया है, 180 डिग्री। चले आते हैं पार्ट 2 पर, दैट इज 4 and 7। तो 4 बजे आपके आवर का हैंड यहां पे रहेगा, 7 पे आवर का हैंड यहां पे रहेगा। वापस से ये एंगल कितने का है, दैट इज 90 डिग्री। उसके बाद है 7 to 10। अगर 7 बज रहे हैं तो घड़ी का जो आवर हैंड है वो यहां पे रहेगा, 10 बजे यहां पे चला जाएगा। वापस से कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री या फिर राइट एंगल। अगला है 12 and 9। तो 12 जब बजेंगे तो आवर हैंड यहां पे रहेगा, जब 9 होगा आवर हैंड यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे व्हाट इज द एंगल दैट हैज बीन कवर्ड, 180 प्लस यहां का 90 विच इज इक्वल्स टू 270 डिग्री, यानी कि 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन हो चुका है। अब देखिए अगला वाला 1 to 10। तो 1 जब बजेगा तो आवर हैंड यहां पे रहेगा, जब 10 होगा आवर हैंड यहां पे होगा। तो 1 से 10 का एंगल कितना रहेगा, ये एंगल कितने का है, तो यहां से आप मेजर करोगे यहां तक तो दैट इज 180 डिग्री। यहां से अगर आप मेजर करोगे यहां तक दैट इज 90 डिग्री। तो यानी कि कितने का हो गया, 270 डिग्री। अगला वाला देखिए 6 to 3। तो 6 जब बजेंगे तो यहां पे आवर हैंड रहेगा, जब 3 बजेगा तो यहां पे आवर हैंड रहेगा। कितने का एंगल कवर हुआ, यहां से यहां तक 180 डिग्री, यहां से यहां तक 90 डिग्री। सो इट इज अगेन 90 प्लस 180 विच इज 270 डिग्री। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप if it, number A, starts at 12 and makes half of a revolution clockwise? स्क्रीन पे देखिए 12 बजे हैं, मैंने हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन कवर किया, तो वो कहाँ पे आके रुक गई, वो रुकी 6 पे आके। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। starts at 2 and makes half revolution clockwise। तो 2 से स्टार्ट हुआ, सुई घूम के जब हाफ रेवोल्यूशन घूमी तो वो कहां पे आके रुकी, 8 पर। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। starts at 5 and makes 1/4 of the revolution clockwise। तो सुई 5 पर है, यहां से मैंने 1/4 घुमाया तो कहां पे आके रुका, 8 पर। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, स्टार्ट्स एट 5 मेक्स 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो सुई जो है वो 5 पे है। अब यहां से अगर हम 3/4 का रेवोल्यूशन दें तो कहां तक पहुंचेगा, 3/4 का रेवोल्यूशन मतलब क्या, पहले हमको 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो 5 से मैंने 180 डिग्री घुमाया, तो 5 से 180 डिग्री घुमाएंगे तो कहां तक आएगा, 11 पर। अब 11 से आप वापस 90 डिग्री घुमाइए, तो 11 से वापस 90 डिग्री घुमाओगे तो वो कहां तक आएगा, 2 तक, यानी कि इसका आंसर होगा 2। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग।
नंबर ए है ईस्ट एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो, आपने हाफ रेवोल्यूशन लिया क्लॉकवाइज, कहां पे आ जाओगे? वेस्ट पर। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पर, दैट इज ईस्ट एंड मेक 1/2 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो 1/2 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक रेवोल्यूशन आपने पूरा लिया, तो आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे थे, आपने एक रेवोल्यूशन पूरा लिया तो घूम के आप ईस्ट पे ही आओगे। उसके बाद वापस से आप हाफ रेवोल्यूशन ले रहे हो तो कहां पे जाओगे? वेस्ट पर। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सी पर, वेस्ट एंड मेक 3/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। आप वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हो, आपको 3/4 घूमना है। 3/4 का मतलब क्या? 270 डिग्री आपको घूमना है। और कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूमते हो 270 डिग्री तो आप कहां पे आके रुकोगे? यू विल बी फेसिंग नाउ टुवर्ड्स द नॉर्थ। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के डी में, साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। तो आप साउथ पे हो, आपने कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, आप घूम के वापस साउथ पे आ जाओगे। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग? नंबर ए है ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। आप ईस्ट की तरफ खड़े हो, आपने क्लॉकवाइज नॉर्थ की तरफ टर्न लिया, तो आपने कितना रेवोल्यूशन किया? आप ईस्ट से हाफ घूमोगे क्लॉकवाइज तो वेस्ट पे पहुंचोगे, वेस्ट से अगर 1/4 घूमोगे तो आप पहुंचोगे नॉर्थ पर। यानी कि यहां पे 1/2 आप घूमे, यहां पे 1/4 आप घूमे, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आता है? 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन आपने घूमा। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी पर, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। तो साउथ में आप हो, आपको जाना है ईस्ट पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? साउथ से पहले हाफ लेकर नॉर्थ पे आना पड़ेगा क्लॉकवाइज, और नॉर्थ से फिर से आपको 1/4 लेकर क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा ईस्ट पर। यानी कि 1/4 प्लस 1/2 विच इज अगेन 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 के सी पे चले आते हैं, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। तो इस समय आप वेस्ट की तरफ हो, आपको क्लॉकवाइज ईस्ट की तरफ जाना है, तो आपको कितना घूमना पड़ेगा? 1/2 ऑफ द रेवोल्यूशन। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, find the number of right angles turned through by the hour hand of a clock when it goes from 3 to 6। तो 3 बजे से अगर एक आवर हैंड को 6 बजे तक आना है, यानी कि 3 से आपको 6 तक आना है, तो आप कितने राइट एंगल्स घूमोगे? ऑब्वियसली 1। नाउ कम टू बी, 2 to 8। तो 2 बजे हैं, वहां से आपको 8 पे पहुंचना है, 2 से 8 तक पहुंचना है। तो 2 से अगर आप एक राइट एंगल टर्न लेते हो तो आप पहुंचोगे 5 तक। 5 से एक राइट एंगल टर्न लेते हो, पहुंचोगे 8 तक। तो आपने कितने राइट एंगल टर्न्स लिए? 2। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सी पर, 5 to 11। तो 5 से अगर आप एक राइट एंगल टर्न लेते हो, आप पहुंचते हो 8 पर। 8 से 1 राइट एंगल टर्न लेते हो तो आप पहुंचते हो 11 पर। यानी कि यहां पर भी आपको 2 राइट एंगल टर्न्स लेने हैं। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के डी पर, 10 to 1। तो 10 पे अगर आप हो, आपको 1 पे जाना है, आप कितना राइट एंगल टर्न लोगे? सिर्फ एक। चले आते हैं 5 के ई पर, 12 to 9। तो 12 से अगर आपको 9 पे जाना है, तो 12 से जब पहला आप राइट एंगल टर्न लोगे, आप पहुंचोगे 3 पर। 3 से राइट एंगल टर्न लोगे, पहुंचोगे 6 पर। 6 से राइट एंगल टर्न लोगे, आप पहुंचोगे 9 पर। तो 12 से लेकर 9 तक आपने कितने राइट एंगल टर्न्स लिए? 3 राइट एंगल टर्न्स लिए। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के एफ पर, 12 to 6। तो 12 से अगर आप एक राइट एंगल टर्न लेते हो, आप पहुंचोगे 3 पर। 3 से एक राइट एंगल टर्न लोगे, आप पहुंचोगे 6 पर। तो कितने राइट एंगल टर्न्स आपने लिए? 2 राइट एंगल टर्न्स। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग? तो 6 का ए है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। तो साउथ पे हो, आपको क्लॉकवाइज वेस्ट की तरफ जाना है, यानी कि यहां पे आना है, तो आप कितना राइट एंगल टर्न लोगे? ऑब्वियसली 1। 6 का बी, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। तो आप नॉर्थ पे हो, आपको ईस्ट पे आना है, मगर एंटी क्लॉकवाइज आना है। तो पहला जो एंटी क्लॉकवाइज राइट एंगल टर्न लोगे नॉर्थ से, तो आप पहुंच जाओगे वेस्ट। वेस्ट से आप जब दूसरा राइट एंगल टर्न लोगे एंटी क्लॉकवाइज, आप पहुंचोगे साउथ। साउथ से जो तीसरा एंटी क्लॉकवाइज टर्न लोगे,
तो आप पहुंच जाओगे ईस्ट। तो आपने कितने 90 डिग्रीज का टर्न लिया या राइट एंगल का टर्न लिया? दैट इज 3। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सी पर। वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। तो आप वेस्ट पे ही हो, आपको वापस से घूम के वेस्ट पे आना है। तो आप क्लॉकवाइज जाओ या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, आपको कितने राइट एंगल्स घूमने पड़ेंगे? तो देख लेते हैं क्लॉकवाइज। तो वेस्ट से अगर आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री का टर्न लेते हो, आप पहुंचोगे नॉर्थ। नॉर्थ से अगर आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री का टर्न लेते हो, पहुंचोगे ईस्ट। ईस्ट से अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न लोगे, पहुंचोगे साउथ। साउथ से अगर आप क्लॉकवाइज राइट एंगल का टर्न लोगे, आप पहुंचोगे वेस्ट। तो आपने कितने टर्न्स लिए क्लॉकवाइज में? 4। अब चलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज करके देख लेते हैं। वेस्ट से आप एंटी क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री का या राइट एंगल टर्न लोगे तो आप पहुंचोगे साउथ। साउथ से अगर आप राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज टर्न लोगे, आप पहुंचोगे ईस्ट। ईस्ट से अगर आप 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न लोगे, आप पहुंचोगे नॉर्थ। नॉर्थ से वापस से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज राइट एंगल टर्न लोगे, आप पहुंचोगे वेस्ट। तो कितने टर्न्स लिए आपने? 4। यानी कि आप क्लॉकवाइज टर्न लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न लो, वेस्ट से वेस्ट पहुंचने में आपको 4 राइट एंगल टर्न्स या फिर 4 90 डिग्री के टर्न्स लेने पड़ेंगे। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के डी पर। साउथ एंड टर्न नॉर्थ। तो आप साउथ पे हो, आपको नॉर्थ पे जाना है। चलिए पहले देख लेते हैं क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा। तो क्लॉकवाइज अगर आप साउथ से 90 डिग्री का टर्न लेते हो, आप पहुंचोगे वेस्ट। वेस्ट से अगर आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री का टर्न लोगे, आप पहुंचोगे नॉर्थ। यानी कि कितने टर्न्स लगे आपको क्लॉकवाइज में? 2 टर्न्स। अब देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। साउथ से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का टर्न लोगे, आप पहुंचोगे ईस्ट। ईस्ट से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का टर्न लोगे, आप पहुंचोगे नॉर्थ। तो कितने टर्न्स आपने लिए? आपने 2 टर्न्स लिए। यानी कि आप क्लॉकवाइज टर्न लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न लो, साउथ से नॉर्थ पहुंचने में आपको 2 राइट एंगल या फिर 2 90 डिग्री का टर्न लेना पड़ रहा है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। Where will the hour hand of the clock stop if it starts 7 का A from 6 and turns through 1 right angle? तो 6 बजे पर अभी सुई है। यहां से अगर आप राइट एंगल का टर्न लेते हो तो आप कहां पहुंचोगे? 9 पर। 7 के बी पे चले आते हैं। फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। तो 8 पे आपकी सुई है। आप पहला राइट एंगल टर्न लोगे, पहुंचोगे 11 पर। दूसरा राइट एंगल टर्न लोगे, पहुंचोगे 2 पर। 7 का सी फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। 10 पे आपकी सुई है, वहां से पहला राइट एंगल टर्न लोगे, आप पहुंचोगे 1 पे। वहां से दूसरा राइट एंगल टर्न लोगे, आप पहुंचोगे 4 पे। वहां पे तीसरा राइट एंगल टर्न लोगे, आप पहुंचोगे 7 पे। चले आते हैं 7 के डी पर। फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल्स होते हैं। तो अगर 2 स्ट्रेट एंगल्स घूमना है, यानी कि 4 आपको राइट एंगल्स घूमने पड़ेंगे। तो चलिए घूमते हैं 4 राइट एंगल्स। आप 7 पे हो। 7 से अगर आप फर्स्ट राइट एंगल टर्न लेते हो, आप पहुंचोगे 10 पर। 10 से दूसरा राइट एंगल टर्न लोगे, पहुंचोगे 1 पर। 1 से तीसरा राइट एंगल टर्न लोगे, पहुंचोगे 4 पर। 4 से चौथा राइट एंगल टर्न लोगे, आप पहुंचोगे 7 पर। यानी कि आपने 4 राइट एंगल टर्न्स लिए या फिर 2 स्ट्रेट एंगल टर्न्स लिए और आप वापस 7 पे पहुंच गए। अब चले आते हैं पेज नंबर 67 के एक्सरसाइज नंबर 5.3 पर। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, जिसमें पहला पार्ट है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या है? हाफ अ रेवोल्यूशन। उसके बाद है राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब क्या? राइट एंगल इज 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। तीसरा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इज लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इज बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन। और आखिरकार है रिफ्लेक्स एंगल विच इज मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे जो एंगल्स दी हुई हैं, इनका नाम आपको बताना है। तो ए में जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, सो दिस इज एक्यूट एंगल। अब बी में जो एंगल दी हुई है ये 90 डिग्री से ज्यादा है मगर 180 से कम है, यानी कि राइट एंगल से ज्यादा है जबकि स्ट्रेट एंगल से कम है, सो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। सी में जो एंगल दिया हुआ है दिस इज ऑब्वियसली राइट एंगल या 90 डिग्री।
डी में जो एंगल है ये 1/4 ऑफ अ सर्कल घूमने पे आता है, यानी कि दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ई में जो एंगल है ये बेसिकली एक स्ट्रेट एंगल है, यानी कि 180 डिग्री। और एफ में जो दो एंगल्स दिए हुए हैं, दोनों एंगल्स जो है 90 डिग्री से कम हैं, तो बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल्स। अब चले आते हैं कि ये जो एंगल्स है ना, इनको हम मेजर कैसे करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, यानी एक सर्कल को अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो एंगल को मेजर करने के लिए हम इस डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। सो इट्स द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब इसको हम मेजर करेंगे किससे? तो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। तो प्रोट्रैक्टर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खुद से कैसे बना सकते हैं। तो हमने एक सर्कल काटा, उस सर्कल को बीचों बीच फोल्ड किया। तो फोल्ड करने पे हमारी जो लाइन बनी, इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब हम इस सर्कल को वापस से एक हाफ फोल्ड देते हैं, तो मेरा सर्कल जो है बेसिकली 1/4 के 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और हर एक एंगल जो बनेगा यहां पर दैट इज 90 डिग्री। अब इस वाले पोर्शन को हम वापस हाफ फोल्ड देते हैं, तो यहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज 45 डिग्री। अब इस 45 को भी अगर हाफ फोल्ड दे तो क्या बनेगा? 45 का हाफ दैट इज 22.5 डिग्री। तो अगर इस चीज को हम आधा खोल लेते हैं तो यहां पे मेरा 22.5 डिग्री है, यहां पे 45 है, यहां पे 90 है, तो यहां पे क्या होगा? ऑब्वियसली 135 डिग्री। और यहां पे क्या होगा? ऑब्वियसली 157.5 डिग्री। तो इससे हमारे घर पे बना हुआ एक प्रोटेक्टर हमको मिल जाता है। तो इससे हम हल्का फुल्का मेजरमेंट तो कर सकते हैं, मगर बारीक मेजरमेंट इससे हम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमको प्रोटेक्टर का यूज सीखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं प्रोट्रैक्टर से हम कैसे मेजर करते हैं किसी एंगल को। तो प्रोट्रैक्टर से मेजर करने के लिए प्रोट्रैक्टर का जो जीरो है उसको आपको रखना पड़ेगा एंगल के वर्टेक्स पर। प्रोट्रैक्टर का जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट हैंड साइड वाला, उसको आपको रखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल जो लाइन सेगमेंट है उस पर। आपको देखना पड़ेगा जो दूसरा लाइन सेगमेंट उस एंगल का है वो जीरो से कितने ऊपर के मार्किंग पे है, उस मार्किंग को आपको नोट करनी है और वो बन जाता है आपका एंगल। तो चले आते हैं पेज नंबर 70 पर, एक्सरसाइज नंबर 5.4 पर। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। तो राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? दैट इज 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। तो मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। 2 का बी, मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स, क्योंकि ऑब्ट्यूस का मतलब है 90 डिग्री से ज्यादा होना मगर 180 डिग्री से कम होना। मेजर ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, दिस इज ट्रू। Measure of one complete revolution is equals to 360 degree, again this is true. अब 2 का ई देखिए, इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज 53 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज 35 डिग्री, तो उस समय क्या हम बोल सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। तो कुछ एक्यूट एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री से नीचे का कोई एंगल बता दीजिए। 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। एंड सम ऑब्ट्यूस एंगल्स, ऑब्ट्यूस का मतलब 90 और 180 डिग्री के बीच में, तो सपोज 120 हो गया, 125 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में मेजर द एंगल्स गिवन यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। तो ये जो डायग्राम्स हैं आपके बुक में, आपको प्रोट्रैक्टर यूज करके इनका एंगल आपको लिखना है, ये आपको खुद से करना है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच एंगल हैज द लार्जर मेजर। तो यहां पे आपको एंगल बी और एंगल ए दिया हुआ है। आपके बुक में आप प्रोट्रैक्टर यूज कीजिए और बता दीजिए कि कौन से एंगल का कितना मेजरमेंट है, और साथ में ये भी बता दीजिए कौन सी एंगल यहां पे बड़ी है। तो ऑब्वियसली यहां पे देख के हमको पता चल रहा है कि बी बड़ी है, फिर भी आप बी और ए का मेजरमेंट निकालिए और फिर कंपेयर कीजिए दोनों को। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच इज लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड कंफर्म बाय मेजरिंग देम। तो ये दो एंगल्स जो है, चलिए इनको नाम दे देते हैं ए और बी। तो देखने से ही पता चलता है कि बी ए से बड़ा है, फिर भी आप इन दोनों को मेजर कीजिए यूजिंग प्रोट्रैक्टर और फिर कंफर्म कर लीजिए कि सही में बी ए से बड़ा है कि नहीं।
क्वेश्चन नंबर 7 पे चले आते हैं जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। 7 का ए देखिए, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन द राइट एंगल इज कॉल्ड व्हाट? एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन राइट एंगल, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स, तो दो राइट एंगल को जोड़ोगे तो कौन सा एंगल बनता है? ऑब्वियसली स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 का डी, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच ऑफ देम इज, तो अगर आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं, दोनों एंगल्स को जोड़कर राइट एंगल मिल रहा है, यानी कि दोनों एंगल्स को जोड़कर 90 डिग्री मिल रहा है, तो हर एक एंगल कितने का होना चाहिए? ऑब्वियसली 90 डिग्री के कम का, तो बोथ आर एक्यूट एंगल्स। 7 का ई, when sum of the measures of two angles is a straight line and if one of them is acute the other should be, तो obviously the other should be obtuse। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले आते हैं, find the measure of the angle shown in each figure, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो? फिर से प्रोट्रैक्टर यूज करो और यहां पे एंगल्स को मेजर करके देखो कितने के एंगल्स हैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले आते हैं, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, तो यहां पे देखिए हैंड्स ऑफ द क्लॉक के बीच में आपको एंगल मेजर करना है। यहां से मैं दो आपको डायरेक्ट बता देता हूं, जो पहला वाला है दैट इज 9 AM, तो यहां पे 90 डिग्री है, 6 PM में यहां पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है यानी कि 180 डिग्री है। आपको निकालना पड़ेगा यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर 1 PM का एंगल, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा फिलहाल। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर्स 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, तो ऑब्वियसली मैग्नीफाइंग ग्लास अगर यूज करते हो तो आपको एंगल बड़ा जरूर दिखेगा, मगर इससे आपका मेजरमेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकता, मेजरमेंट जो था वही रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल, तो यहां पे जितने भी एंगल्स हैं, एंगल AOB, AOC, BOC, DOC, DOA एंड DOB, आप सबको मेजर कीजिए और मेजर करने के बाद उनका नाम लिखिए। याद रखिए 90 डिग्री से कम होता है तो वो होता है एक्यूट, 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो होता है राइट एंगल, अगर 90 और 180 डिग्री के बीच में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस, 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, और 180 डिग्री से अगर ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो मैंने नाम आपको बता दिए, आपको मेजर करके सिर्फ देखना है कौन सा नाम कहां पे सही बैठ रहा है, तो इसको आपको खुद से करना है। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखिए, यहां पे एक लाइन सेगमेंट है AB और दूसरा लाइन सेगमेंट है NM, इन दोनों के बीच का एंगल निकालिए। तो अगर आप देखोगे तो एंगल जो है NMB, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का निकलेगा, और साथ में NMA ये जो एंगल है ये भी आपको 90 डिग्री का निकलेगा। अब ये किस तरह की दो लाइंस हैं? ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जिनको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करें और दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो है, हर एक एंगल अगर 90 डिग्री का बने तो उस समय इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे AB और NM ये जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स हैं, और चूंकि इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए साथ में ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स को देखिए हम कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से आपको परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स को दिखाना है। चले आते हैं पेज नंबर 73 के एक्सरसाइज 5.5 पर। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, तो आपको बताना है कहां कहां पे परपेंडिकुलर लाइंस बन रही हैं। नंबर ए इज एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, तो आपका जो टेबल है, टेबल की जो एजेस हैं वो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, बिल्कुल सही। लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक दे आर नेवर परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर होने के लिए इंटरसेक्ट होना जरूरी है, जबकि रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी में, लाइन सेगमेंट्स फॉर्म बाय द लेटर L, तो L लेटर जब आप लिखते हो तो L लेटर में जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो दिस इज परपेंडिकुलर।
वन के डी में आ जाइए, द लेटर वी। तो लेटर वी को लिखते समय हम जो दो लाइन सेगमेंट्स बनाते हैं, ऑब्वियसली ये इंटरसेक्टिंग है, मगर अपने बीच में ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेट पी क्यू लाइन सेगमेंट बी परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। Let PQ line segment and XY line segment intersect at a point A. What is the measure of angle PAY? हमेशा जितने भी एंगल्स होंगे दो परपेंडिकुलर लाइंस के, वो सिंपल एंड सिंपल 90 डिग्री ही होंगे। तो अगर PQ और XY ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का हर एक एंगल 90 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले आइए। देयर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स. What are the measures of the angles that are formed at their corners? Do they have any angle measure as common? तो सेट स्क्वायर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दी होती है, जनरली दो सेट स्क्वायर दी होती है। आपको जो करना है, प्रोट्रैक्टर के यूज से इन सेट स्क्वायर्स में जो तीन तीन एंगल्स है ना, इनको मेजर करना है। तो आपको देखना है क्या ये मेजरमेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये आपको खुद से एक बार करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले आते हैं। स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। तो यहाँ पे दो लाइन से देखिए, एल और एम, और एल के ऊपर बहुत सारी पॉइंट्स हैं और एम के ऊपर दो पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट में आपको चेक करना है सी ई इज इक्वल्स टू ई जी है कि नहीं। तो यहां पे देखिए सी ई का डिस्टेंस कितना निकलता है 5 - 3 विच इज इक्वल्स टू 2, और ई जी का डिस्टेंस कितना निकलता है 7 - 5 विच इज अगेन इक्वल टू 2। तो ऑब्वियसली यहां पे सी ई और ई जी सेम है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। डज पीई बाइसेक्ट सी जी? तो यहां पे पीई मतलब ये वाली लाइन सेगमेंट और सी जी मतलब ये वाली लाइन सेगमेंट। तो यहां पे आपको देखना है क्या इन दोनों के बीच में बाइसेक्शन हो रहा है। बाइसेक्शन मतलब बीचों बीच काटना। तो सी जी जो लाइन सेगमेंट है उसको जब पीई ने इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्ट का पॉइंट कहां पे था, ई पे था। अभी हमने देखा सी ई इज इक्वल्स टू ई जी, यानी कि जब ये लाइन सेगमेंट पीई सी जी के जरिए गुजरती है तो वो सी जी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्ट करना। तो इसका आंसर होगा यस। 4 के सी में आ जाते हैं। आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच PE is the perpendicular bisector। तो यहां पे ऑब्वियसली एक तो हमने CG निकाल ही लिया, अगला वाला क्या होगा, ऑब्वियसली BH होगा। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के D में। आर दिस ट्रू, AC इज ग्रेटर देन FG। तो AC यहां पे क्या है देखिए 3 - 1 विच इज 2, और FG यहां पे क्या है देखिए 7 - 6 विच इज इक्वल टू 1। तो क्या AC ग्रेटर देन FG हुआ, ऑब्वियसली हुआ। डी का 2 देखिए, सी डी इज इक्वल्स टू जी एच। तो सी डी कितना है यहाँ पे 4 - 3 विच इज इक्वल्स टू 1। जी एच कितना है 8 - 7 विच इज इक्वल्स टू 1। तो वापस से ये ट्रू है। थर्ड देखिए, बी सी इज लेस देन ई एच। तो बी सी कितना है 3 - 2 विच इज इक्वल्स टू 1। ई एच कितना है 8 - 5 विच इज इक्वल्स टू 3। तो ऑब्वियसली बी सी यहाँ पे ई एच से कम है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ट्रू। अब चले आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स पे। यहां पे बहुत सारे ट्राइंगल्स दी हुई हैं। आपको जो करना है, ये जो टेबल दिया हुआ है साथ में, यहां पे सभी एंगल्स को मेजर करके प्रोट्रैक्टर के जरिए मेजर कीजिएगा। मेजर करके आपको यहां पे लिखना है। भरने के बाद आपको पता चलेगा कि ट्राइंगल्स में एंगल्स एक दूसरे के सेम हैं या फिर अलग अलग हैं। तो इस बेसिस पे कि एंगल्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को 3 तरह में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हुए, दैट मीन्स इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो उस केस में उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, यानी कि राइट एंगल होता है, तो उस ट्राइंगल को वी कॉल राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एंड इफ देयर इज अ ट्राइंगल जहां पे कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो पूरे ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ये 3 क्लासिफिकेशंस हैं बेस्ड ऑन एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक उसी तरह से बेस्ड ऑन द साइड्स हम 3 तरह से ट्राइंगल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं।
फर्स्ट इज, अगर आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सभी साइड्स अनइक्वल हैं, उस तरह के ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे स्केलीन ट्राइंगल। तो यहां पे सी और ई ये दोनों स्केलीन ट्राइंगल्स हैं। इफ यू हैव अ ट्राइंगल वे टू साइड्स आर इक्वल, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां पे बी और एफ ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। और साथ में अगर आपके पास एक कोई ट्राइंगल है जहां पे ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहां पे ए और डी जो है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं। यहां पे एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ट्राइंगल इक्विलैटरल होता है तो उसके हर एक एंगल्स का मेजर एग्जैक्टली 60 डिग्री ही होता है। अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस या इक्विलैटरल है तो वो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता। इट हैज टू बी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन जाए। अब चले आते हैं पेज नंबर 76 के एक्सरसाइज नंबर 5.6 पर। क्वेश्चन नंबर 1, आपको वैल्यूज दी हुई हैं, आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्राइंगल किस नाम से बुलाया जाएगा। नंबर ए, ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड्स 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स अलग अलग है तो ऑब्वियसली दिस ट्राइंगल इज अ स्केलीन ट्राइंगल। 1 का बी, ट्राइंगल ABC विथ AB का लेंथ 8.7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर। वापस से तीनों के लेंथ्स अलग है, तीनों साइड्स के लेंथ अलग है तो दिस इज अ स्केलीन ट्राइंगल। 1 का सी, ट्राइंगल PQR वेयर PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू PR इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स इक्वल है तो इट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। 1 का डी, ट्राइंगल DEF वेयर मेजर ऑफ एंगल D इज 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। 1 का ई, ट्राइंगल XYZ वेयर मेजर ऑफ वाइट is 90 डिग्री and XY is equals to YZ, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, साथ में ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। 1 का F, ट्राइंगल LMN जहां पे एंगल L इज 30 डिग्री, एंगल M इज 70 डिग्री एंड एंगल N इज 80 डिग्री। तो यहां पे देखिए जो तीनों एंगल्स हैं ये तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम है तो ऑब्वियसली ये ट्राइंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर जहां पे आपको मैच करना है। तो पहला है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो क्या उसको बोलते हैं इक्विलैटरल। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ क्या उसको बोलेंगे आइसोसेलेस। उसके बाद है 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, क्या उसको बोलेंगे स्केलीन। 3 एक्यूट एंगल्स, क्या उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड। 1 राइट एंगल तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे राइट एंगल्ड। 1 ऑब्ट्यूस्ड एंगल तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड। 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स इक्वल तो ये आइसोसेलेस भी है साथ में राइट एंगल्ड भी है तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल्ड। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां पे आपको तरह तरह के ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और आपको इनका नाम पहचानना है। 3 का ए, यहां पे जो ट्राइंगल है इसमें 2 साइड्स इक्वल लेंथ के हैं, तीसरा साइड दूसरे लेंथ का है तो ये हो गया क्या, ये हो गया मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल। 3 का बी, यहां पे तीनों साइड्स अनइक्वल लेंथ के तो जरूर है मगर एक राइट एंगल है तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। 3 का सी, यहां पे 2 साइड्स जो है इक्वल लेंथ के हैं साथ में जो एंगल यहां पे मार्क की हुई है दैट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। 3 का डी, यहां पे 2 साइड्स इक्वल लेंथ के हैं साथ में एक राइट एंगल भी है तो इसको हम क्या बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। 3 का ई, यहां पे तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। 3 का एफ, यहां पे तीनों साइड्स जो हैं वो अनइक्वल लेंथ के हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलीन ट्राइंगल। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैस्टिक्स, सम ऑफ देम आर शोन। तो यहां पे मैस्टिक्स से कुछ ट्राइंगल बनी हुई हैं, इस तरह के बाकी ट्राइंगल्स भी आपको बनाना है और साथ में हर एक ट्राइंगल का आपको नाम भी बताना है। अब ये वाली फिगर देख लीजिए, इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं AB, BC, CD, DA। ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो क्लोज्ड फिगर है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। अब यहाँ पे 4 एंगल्स भी हैं। एक एंगल है एंगल DAB,
दूसरा है एंगल ए बी सी, तीसरा है एंगल बी सी डी और चौथा है एंगल सी डी ए। तो इस तरह के एंगल्स बनाकर इस तरह के 4 लाइंस के जो फिगर होते हैं या 4 लाइन सेगमेंट्स के जो फिगर होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलैटरल बहुत तरीके के होते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे इस समय देख लीजिए, इस तरह के क्वाड्रिलैटरल को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। यहाँ पे जो चारों एंगल्स हैं सभी के सभी राइट एंगल्स हैं और ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हैं। दिस फिगर इज नोन एज स्क्वायर, चारों साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। इस तरह के फिगर को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। यहाँ पे 2 एंगल्स हैं ऑपोजिट जो एक्यूट हैं और 2 एंगल्स हैं जो पूरी तरह से ऑब्ट्यूस हैं। चारों साइड्स को अगर देखोगे तो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम लेंथ के हैं और ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पूरी तरह से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब इस फिगर को देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं रोम्बस। इसमें क्या होता है कि 2 ऑपोजिट एंगल्स एक्यूट होते हैं और 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑब्ट्यूस होते हैं। साथ में जो चारों साइड्स हैं ये सभी के सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये वाली जो फिगर है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम। यहाँ पे आपको 2 ऑपोजिट साइड्स मिलेंगी जो पैरेलल हैं और 2 साइड्स हैं जो पैरेलल नहीं हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आपको फिलअप करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेबल को फिलअप आपके लिए कर दिया है। चले आते हैं एक्सरसाइज 5.7 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो 1 के ए में देखते हैं, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। 1 का बी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। 1 का सी, diagonals of a square are perpendicular to each other, this is absolutely true. 1 का D, all sides of a rhombus are of equal length, again this is absolutely true. 1 का E, all sides of a parallelogram are of equal length, this is false. Parallelogram में 2 opposite sides जो होते हैं उनका length same होता है। 1 का F, opposite sides of a trapezium are parallel, this is again false, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 opposite sides parallel होते हैं, बाकी जो 2 opposite sides होते हैं वो parallel नहीं होते। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए में। यहाँ पे आपको रीजन बताना है। अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रेक्टेंगल, बिल्कुल सही, क्योंकि रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं सब 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर में भी सब 90 डिग्री के हैं। सिर्फ दोनों में अंतर यह है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ होते हैं, जबकि स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ होते हैं। 2 का बी, रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही, क्योंकि पैरेललोग्राम का फीचर है कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे की, और रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सी में। अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रोम्बस, एकदम सही है, सिर्फ अंतर इसमें यह है कि स्क्वायर में जो होता है सभी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और रोम्बस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स एक्यूट होते हैं और 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑब्ट्यूस होते हैं, यही दोनों में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलैटरल, ये सभी के सभी क्वाड्रिलैटरल्स क्यों हैं? क्योंकि क्वाड्रिलैटरल्स का डेफिनेशन है इट शुड बी अ क्लोज्ड एरिया विथ 4 लाइन सेगमेंट्स। तो यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल एज वेल एज पैरेललोग्राम ये सभी के सभी क्लोज्ड एरिया हैं और साथ में ये सभी के सभी बनते हैं 4 लाइन सेगमेंट से ही। 2 का ई, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, सेम रीजन जो रेक्टेंगल का था। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि ऑपोजिट साइड्स नीड्स टू बी पैरेलल, और स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलैटरल? सो दिस इज बेसिकली अ स्क्वायर। स्क्वायर में जो होता है जितने भी साइड्स होते हैं सब इक्वल होते हैं, और साथ में जितने भी एंगल्स हैं ये सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर टेबल को, यहाँ पे जितने भी फिगर्स हैं इनमें 2 सिमिलैरिटीज हैं। पहला सिमिलैरिटी है कि सभी फिगर्स में लाइन सेगमेंट्स का यूज हुआ है, और दूसरा सिमिलैरिटी है ये जितने भी फिगर्स हैं सबके सब क्लोज्ड फिगर्स हैं। डिफरेंस क्या है फिर इनमें?
डिफरेंस है सिर्फ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स। अगर 3 साइड्स का या 3 लाइन सेगमेंट्स का एक क्लोज्ड फिगर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। अगर 4 साइड्स का या 4 लाइन सेगमेंट्स का क्लोज्ड फिगर बनता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। अगर 5 साइड्स का या फिर 5 लाइन सेगमेंट्स का कोई क्लोज्ड फिगर बनता है उसको बोलते हैं पेंटागन। सिमिलरली अगर 6 साइड्स का या फिर 6 लाइन सेगमेंट से कोई क्लोज फिगर बनता है उसको बोलते हैं हेक्सागन। एंड अगर कोई 8 साइड्स का या फिर 8 लाइन सेगमेंट्स का कोई क्लोज फिगर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टागन। यहां पे हम सिंपल देख रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स अलग अलग हैं इन फिगर्स में। ये जितने भी फिगर्स हैं इनको हम इकट्ठे बोलते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन हम कैसे डिफाइन करेंगे? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड एरिया विच इज मेड अप ऑफ 3 और मोर साइड्स। अब आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि जितने भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे ट्राइंगल का या फिर हेक्सागन का इनका बहुत यूज किया जाता है बाकी फिगर्स की तुलना में। रीजन इज ट्राइंगल, हेक्सागन, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये काफी मजबूत होते हैं। चलिए आते हैं पेज 81 पर, एक्सरसाइज 5.8। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स, इफ एनी वन अमॉन्ग देम इज नॉट, से वाई। ए फिगर ये पॉलीगन नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट अ क्लोज्ड एरिया। बी इज अ पॉलीगन क्योंकि पॉलीगन में आपको क्लोज्ड एरिया चाहिए जो अवेलेबल है यहाँ पे। एट द सेम टाइम पॉलीगन के जो साइड्स हैं दैट नीड्स टू बी लाइन सेगमेंट, वो भी है यहाँ पे। सी इज नॉट अ पॉलीगन, इट इज अ क्लोज्ड एरिया बट यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट नहीं है। D is not a polygon because even though यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, even though ये क्लोज्ड एरिया है, मगर इस D में एक कर्व है, so it does not become a polygon। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले आते हैं। यू हैव टू नेम द पॉलीगन्स। पहले वाले पॉलीगन में देखिए 4 साइड्स हैं, सो दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल। B is 3 साइड्स वाला पॉलीगन, सो दिस इज अ ट्राइंगल। C is 5 साइड्स का क्वाड्रिलैटरल, सो दिस इज अ पेंटागन। D is 7 साइड्स का पॉलीगन, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेप्टागन। क्वेश्चन नंबर 3 में चले आइए। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी ऑफ द 3 वर्टिसेस, ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे मैंने रेगुलर हेक्सागन भी बनाया है और उसके अंदर मैंने ट्राइंगल भी बनाया है। ये जो ट्राइंगल है जो रेगुलर हेक्सागन के अंदर बन रहा है, दिस इज बेसिकली एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब जिसमें 8 साइड्स होते हैं। ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ इट्स वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। तो देखिए मैंने आपके स्क्रीन में ऑक्टागन और ऑक्टागन के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया हुआ दिखाया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन एंड इज नॉट अ साइड ऑफ द पॉलीगन। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। तो देखिए मैंने पेंटागन बनाया है, उसके अंदर डायगोनल्स बनाए हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? आप वर्टिसेस ऑफ अ पेंटागन को या वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन को ज्वाइन कीजिए, मगर एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन मत कीजिए। एडजेसेंट वर्टिसेस को अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलीगन बन जाएगा। तो साइड ऑफ द पॉलीगन आपको नहीं बनाना है, आपको डायगोनल बनाना है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस के अलावा जितने भी वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से आपका डायगोनल बन जाता है। तो इससे खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जितना कुछ भी हमने पढ़ा, बहुत ध्यान से वीडियो को दोबारा देख लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, खुद भी और अपने दोस्तों को भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपको अगर कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर नंबर 5 में, इमीडिएटली आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगले सेशन में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जहां पे हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के वीडियोस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।